हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम आपको घटना चक्र से एविडेंस की सीरीज पढ़ा रहे थे। तो एविडेंस का ये चौथा लेक्चर है एविडेंस का। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 196 क्या कहता है। मृतुकालिक कथन धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है, तथापि यह अनुचित साक्ष्य है। क्यों अनुचित साक्ष्य है? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु के कारण के संबंध में दिए गए कथन को विधि में पवित्र कथन माना गया है। फिर क्या सेकंड बी ऑप्शन क्या कहता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके द्वारा अपने मृत्यु के कारण के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह सुसंगत है, क्योंकि मृतक व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए नहीं लाया जा सकता है। उसके कथन को अपरिहार्य स्वीकार करना आवश्यक है। थर्ड क्या है। क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति उसे बनाने वाले से मिलते समय अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि समाज का यह दायित्व है कि वह मृत व्यक्ति को न्याय प्रदान करे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 197 आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृतुकालिक कथन के संबंध में सत्य होगा? तो मृतुकालिक कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? मृतुकालिक कथन दोष सिद्ध के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो मृतुकालिक कथन दोष सिद्ध के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मौखिक मृतुकालिक कथन अनुश्रुत साक्ष्य के नियमन का एक अपवाद है। मृतुकालिक कथन सावधानी पूर्वक एवं सख्ती के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। अब आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है कि जो धारा 32 मृतुकालिक कथन के बारे में प्रावधान है, तो मृतुकालिक कथन अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। तो सबसे पहले टाइम डिक्लेरेशन याद कर लेना। अनुश्रुत साक्ष्य हेयर से एविडेंस का अपवाद है। मृतुकालिक कथन दोष सिद्ध का एकल आधार के रूप में, मतलब मृतुकालिक कथन अगर केवल कहा गया तो इस आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है, ये दिमाग में बैठा लेना। तथा मृतुकालिक कथन को सावधानी और सख्ती के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद किन धाराओं में वर्णित है? तो 17-18 में, 32-33 में, 34-35 में, 36-37 में। तो अनुश्रुत साक्ष्य कौन है? 32 और 33 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और 33 है। तो इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है कि अनुचित साक्ष्य के नियम का अपवाद है इन दोनों धाराओं के अंतर्गत उन व्यक्तियों के कथन। क्यों है? अब देखो, पढ़ो। प्रावधान है जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन सुसंगत माने जाते हैं। जो मर गए हैं, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, या किसी उपस्थिति अत्यंत बेकारी है, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले। और धारा 33 में आवेदन, जब कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कथन करता है तो उस कथन को क्या मानना चाहिए? सत्य। तो ऐसे कथन को पश्चातवर्ती मामले में उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके हित प्रतिनिधि के बीच में दोबारा मामले में इस कार्रवाई के अगले प्रक्रम में सत्य स्वीकार कर लिया जाए। यदि व्यक्ति मर गया हो, उपलब्ध नहीं हो सकता अथवा साक्ष्य देने में असमर्थ है, या यदि वह विरोधी पक्षकार द्वारा रोक दिया गया है, या उसकी उपस्थिति अत्यंत क्या है? बेकारी है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 199 पे। 199 क्या कहता है? निम्नलिखित में श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। श्रुत साक्ष्य नियम का मृतुकालिक घोषणा, रेस जेस्टे, विशेषज्ञ की राय और संस्वीकृति। तो कौन सा हो जाएगा? विशेषज्ञ की राय। मृतुकालिक कथन क्या है? मृतुकालिक कथन की घोषणा क्या है? धारा 32(1) के, रेस जेस्टे धारा 6 में। संस्वीकृति को श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद माना गया, किंतु विशेषज्ञ की राय को विशेषज्ञ की राय को
अपवाद नहीं माना गया, अपितु विशेषज्ञ की पुस्तकों का कथन धारा 60 का प्रथम परंतुक है, एक अपवाद माना जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। जुकाम हो गया है। अभियुक्त के पिता ने विचारण के में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कथन किया था कि उसके पुत्र ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वरूप होगा द्वितीयक साक्ष्य होगा, अंशुरूप साक्ष्य होगा, संबंधित तथ्य और कार्य होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुश्रुत साक्ष्य हो जाएगा। जब अभियुक्त के पिता ने विचारण में इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र अभियुक्त ने हत्या की, तो साक्षी द्वारा दिया गया कथन अनुश्रुत साक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, इस पेज का और था क्या, होगा, ठीक है, ये पेज पे हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है केवल दीवानी मामलों में, केवल डांडिक मामलों में, दीवानी और डांडिक दोनों मामलों में, परिस्थितियों पर निर्भर करता। तो दीवानी और डांडिक दोनों मामलों में। धारा 32 मृत्युकालिक दीवानी और डांडिक दोनों मामलों में। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य होता है, इसकी ग्राह्यता के आधार पर आवश्यक सिद्धांत क्या है। मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य होता है क्योंकि इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आप आ जाओ, अब इसका वो पढ़ लो एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या करता क्यों करता, क्योंकि कथन करने वाला मर चुका है, फलस्वरूप उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जाता, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाए। नेक्स्ट आ जाओ। पूछता है कि आवश्यकता का नियम तो कहाँ उल्लेख है, 31 में, 32 में, 60 में, 61 में, किस धारा में, तो 32 में, 32 में आवश्यकता का नियम है, ये याद कर लेना। आवश्यकता का नियम कहाँ है, 32 में, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया वही फिर यहाँ वह पुनः वापस नहीं आ सकता था, मृत्यु के पहले उसके कथन ही साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवश्यकता का नियम फिर पूछ लिया तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, इसको छोड़ दो। सॉरी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मृत्युकालिक कथन दोष सिद्ध का आधार हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है, सही है। मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में किया जाना चाहिए, ये भारत में नहीं इंग्लैंड में मान्य, भारत में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, प्रत्याशा हो चाहे ना हो, तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा। तो ए सही है और आर गलत है। इसका आ जाओ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मृत्युकालिक कथन एक शारवान साक्ष्य है, अतः यह दोष सिद्ध का एकल आधार हो सकता है। किसका, 32 के पैरा 2 के अनुसार मृत्युकालिक कथन सुसंगत है, चाहे कथन करते समय कथनकर्ता की मृत्यु की प्रत्याशा रही हो या नहीं, और चाहे कार्रवाई की प्रकृति जिसमें मृत्यु का कारण प्रसंगत होता हो कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि मृत्युकालिक कथन करते समय कथनकर्ता की मृत्यु की प्रत्याशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। कौन सा, उस व्यक्ति द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 CRPC, उस व्यक्ति का लेखबद्ध कथन, उस व्यक्ति द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी सुसंगत हो जाएंगे। इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब 32 के अनुसार क्या है, जब कोई व्यक्ति
अपने मृत्यु के बारे में कोई कथन करता है तो वह स्वयं में सुसंगत होता है। यह समव्यवहार की किसी परिस्थितियों के बारे में किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई तो सुसंगत होता। मृत्युकालिक कथन का कोई भी प्रारूप निश्चित नहीं है। इसे ग्राह्यता का आधार आवश्यक विश्वसनीयता व अन्य साक्ष्य की कमी है। यदि मृत्युकालिक कथन सत्य एवं विश्वसनीय है तो दोष सिद्ध किया जा सकता है। किसमें? पकला नारायण स्वामी के वाद में कहा गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पकला नारायण स्वामी के वाद में पहले ये भी डिटेल पढ़ लो। वर्सेस सम्राट, ये कब से? 1939 का मामला है। इसमें लॉर्ड कौन थे? एटिकन। एटिकन पूछता है ने प्रतिपादित किया कि मृत्यु की आशंका होना जरूरी नहीं है। यह दीवानी व आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के बाद मृत्यु होती है तो यह दंड प्रक्रिया की संहिता 161 के तहत लेखबद्ध कथन या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिए गए कथन ये सभी विश्वसनीय होते हैं, सुसंगत होते हैं। उकाराम बनाम राजस्थान राज्य में क्या कहा गया कि मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता इस बात पर आधारित है कि मृत्यु शैय्या पर पड़े व्यक्ति अधरों पर सत्य का वास होता है। इस प्रकार परिस्थितियों में कथन सुसंगत होगा। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे 207 पे। मृत्युकालिक कथन हो सकता है, कैसे हो सकता है? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संप्रेषण किसी भी पर्याप्त तरीके से, तो उपयुक्त सभी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम कारोबार के अनुक्रम की घोषणा किसमें? 32(7) में, 32(2) में, 32(4) में, 32(a) में। तो कारोबार किसमें है? 32(2) में। कारण 32(1) में है। तो 32(2) के अंतर्गत क्या? कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है, परंतु यदि जीवित रह जाता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अधीन उक्त कथन ग्राह्य होता? 32(1), धारा 85, धारा 144, धारा 157। अगर बच जाता तो किसके तहत हो जाता? 157 के तहत। ये घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाता तो वह घोषणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 32(1) मृत्युकालिक कथन घोषणा के रूप में अग्राह्य हो जाएगा और घोषणाकर्ता का न्यायालय में एक सामान्य साक्षी की तरह परीक्षण होगा। उसके न्यायालय में दिए गए साक्ष्य तथा उसकी पूर्ववर्ती घोषणा का मध्य तुलना कर उसके साक्ष्य को संपुष्टि अथवा खंडन के लिए प्रयोग में किया जाता है 157, 58 और 145 के तहत। अब आप आ जाओ 9। तो खंडन किस में किया जाता है? 145 में। मंडन किस में, मतलब उसका संपुष्टि किस में किया जाता है? 157 में। ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इसको थोड़ा बड़ा कर लो। कि बिना संपुष्टि के दोष सिद्ध का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। एक कमजोर साक्ष्य किसी भी अन्य साक्ष्य के समक्ष है की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है। और क्या है कि इसकी विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा क्या क्या किया जाना आवश्यक है। कमजोर साक्ष्य थोड़ी है, स्ट्रॉन्ग साक्ष्य है। बिना संपुष्टि के दोष सिद्ध एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। दोष सिद्ध एकमात्र आधार हो सकता है। आप इसका डिटेल में पढ़ लो। इसका ऑप्शन क्या है? सी है। अब इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल पढ़ो। रामनाथ माधव प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ MP में क्या कहा गया कि मृत्युकालिक कथन कोई दुर्बल साक्ष्य नहीं है। यह विश्वसनीय, तारतम्यपूर्ण अंतः विरोध मुक्त हो तो वह दोष सिद्ध का एकल आधार हो सकता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है? उसकी हत्या के लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र लिखा था कि जिसमें उसने अपने संरक्षण देने के लिए अभिकथन करते हुए आग्रह किया था कि उसको काश से क्षत की आशंका थी और वह अपने जीवन को भय में धारा के अंतर्गत ग्राह्य होगा। तो किस में ग्राह्य होगा? 32 में। हत्या के पूर्व लिखा गया पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत, धारा 32 के दृष्टांत 6 के समतुल्य, धारा 5 में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, धारा 6 में एक ही समव्यवहार, धारा 8 में हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 212 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं होता यदि
वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो, वह मृत्यु के किसी संव्यवहार से न्यायालय की राय में कथन करता, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यायालय की राय में कथन करता सक्षम नहीं है। डिटेल पढ़ लो इसका क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32(1) के अंदर मृत्युकालिक कथन के संबंध में प्रावधान दिया गया। मृत्युकालिक कथन के ग्राह्य होने के निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए। दूसरा, कथन उस संव्यवहार की किसी परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। धारा 32 में न्यायालय की राय कथनकर्ता की सक्षमता का उल्लेख नहीं हुआ, अतः कथन सी मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 213। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। रतनगोंड बनाम बिहार राज्य, बाड़ी बेन बनाम गुजरात राज्य, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो कौन सा है, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश। सीताराम बताओ पुलिस की उपस्थिति में संस्वीकृति से संबंधित है। ये तो सीताराम किससे, संस्वीकृति से। बाकी रतनगौड़, पाणीबेन और कौशल राव ये सब किससे, मृत्युकालिक कथन से। सॉरी। राजू देवड़ा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने का हालिया निर्णय है। मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, पक्षद्रोही साक्ष्य, बाल साक्षी, विशेषज्ञ। तो किससे, मृत्युकालिक कथन। राजू देवड़ा बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। कौशल राव बनाम बंबई राज्य, AIR 1958 का वाद साक्ष्य के विषय से संबंधित है। संस्वीकृति से, स्वीकृति से, मृत्युकालिक कथन से, विबंध से। तो किससे संबंधित है, मृत्युकालिक कथन से। इसमें क्या कहा गया, साक्ष्यविद मृत्युकालिक कथन से, यही बताया मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। इसका डिटेल अभी नेक्स्ट में देखते हैं। मृत्युकालिक घोषणा का प्रभाव क्या होता है, तत्वहीन होता, तात्विक होता, केवल लिखित में होना चाहिए, केवल मौखिक में। तो क्या है ये, तत्वहीन, महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्युकालिक घोषणा कोई निश्चित प्रारूप साक्ष्य अधिनियम में किसी भी धारा में वर्णित नहीं है, अतः उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में मृत्युकालिक घोषणा के प्रारूप को तत्वहीन माना है। यह किसी भी प्रारूप में हो सकता है। राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य के वाद में तथा कर्नाटक राज्य में राज्य बनाम शरीफ के वाद में, ये बताया। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मृत्युकालीन कथन पृष्ठांकित करने वाले डॉक्टर का परीक्षण नहीं होने से मृत्युकालिक कथन साक्षिक मूल्य पर हमेशा ग्राह्य नहीं पड़ता है। हस्ताक्षर करने में असमर्थ पढ़े लिखे कथनकर्ता द्वारा मृत्युकालिक कथन का हस्ताक्षर नहीं करने में तबियत नहीं सही है। कथन की सत्यशीलता संदेहास्पद नहीं होती है। जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अब लिखित कथन को मृत्युकालिक कथन माना गया। तो इसमें क्या है, जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। अब आ जाओ इसमें इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, धारा 32 के अनुसार यदि कथनकर्ता वास्तव में मर गया, उसका कथन मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालता हो तो वह सुसंगत होगा, चाहे उस समय मृत्यु होने का कारण पैदा नहीं हुआ हो। मृत्युकालिक घोषणा का कोई निश्चित प्रारूप साक्ष्य अधिनियम में वर्णित नहीं है। राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य में के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक घोषणा के प्रारूप को तत्वहीन माना। तो किसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य में। सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मृत्यु कथन विश्वसनीय होने पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या कहता है, साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में अनिवार्य नियम किसमें सम्मिलित है? अनिवार्य नियम किसमें सम्मिलित है? धारा 32 में। धारा 32 साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंध अनिवार्य नियम शामिल है, क्योंकि इस धारा में ऐसे व्यक्ति का कथन प्रावधानित है जिन्हें साक्ष्य के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, मरणोपूर्व अंतिम बयान की स्वीकृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डोमिनेट लेक्स एलिक्वांडो न्यूनम क्वानम मोरियूट्रू डॉटी लेक्स फेबेट प्रीमियम पुडोराइज ईस्ट आइडो परक्यूटर नेमो मॉर्टियस प्रिजिम्यू ट्योर मेंटायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें नेमो मॉर्टियस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। धारा 32 मृत्युकालिक कथन के बारे में उपबंध किया, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व कोई ऐसा कथन करता है जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित हो या फिर उन परिस्थितियों के बारे में होता है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। यह कथन इस सूत्र पर आधारित है कि नेमो मॉरिटन्स प्रिजम मीटोर मेंटायर, अर्थात कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह से झूठ के साथ नहीं मिलेगा। नेमो मॉर्टियस से याद कर लो, मैंने नेमो मॉर्टियस से याद किया, तो आप लोग भी नेमो मॉर्टियस जहां आएगा उसको 32 में मार देना। मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने से किसके सम्मुख होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारी के, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के? मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर, किसी के भी समक्ष हो सकता है। मृत्युकालिक कथन जिसके समक्ष किया जाना चाहिए, इस संबंध में भारतीय धारा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अनेक न्यायिक क्या है, या उस व्यक्ति मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या डॉक्टर के समक्ष किया जाता है जो कथनकर्ता के समक्ष उसके मृत्यु के ठीक पूर्व उपलब्ध हो। सर्वोत्तम रूप में इसे यदि मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्सा जो उसका उपचार कर रहा होता है के समक्ष किया जाना चाहिए। A पेलमन बनाम गुजरात राज्य, कौशल बनाम राज्य और के देवराजी बनाम कर्नाटक राज्य। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखने वाले की मानसिक योग्यता प्रमाण पत्र किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अब लिखित मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाता है, साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मृत्युकालिक कथन माना चाहिए, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। मृत्युकालिक कथन माना जाना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें पढ़ लो। प्रश्नगत प्रथम सूचना पत्र को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, ऐसे अपने न्यायिक विनिश्चयों को निर्धारित किया जा सकता है। के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रामावती बनाम बिहार राज्य। ये मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मानसिक योग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना शक्य नहीं है, तो ऐसे कथन ग्राह्य हो गए। धनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य के, रविचंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरी फिटनेस प्रमाण पत्र केवल एक सावधानी व सतर्कता का उपाय है, किंतु इसकी अनुपस्थिति मात्र से मृत्युकालिक कथन अस्वीकार करना उचित नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, मृत्युकालिक कथन घोषणा से संबंधित है। महबूब शाह बनाम किंग इंप्रेस, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला कोटैया, MC वर्गीस बनाम पन्ना। तो किसका है? क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, इशारों द्वारा जिसमें कहती है ना। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित। इस वाद में एक स्त्री जिसका गला इतना काट दिया गया था कि वह बोल नहीं पा रही थी, उसने हाथों के इशारों से हमलाकारी का नाम बताया। इसे मौखिक कथन माना गया और मृत्युकालिक कथन के रूप में धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया। अब आ जाओ, अधोलिखित में से कौन सा मृत्युकालिक कथन के संबंध में है?
क्वीन एम्प्रेस अब्दुल्ला, महबूब शाह किंग एम्परर, आर बनाम प्रिंस, आर बनाम गोरा गोपी चंद। तो कौन सा है? क्वीन बनाम अब्दुल्ला। नेक्स्ट आ जाओ। जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो वह संकेतों के मृतकालिक कथन कर सकता है। अब निर्धारित किया गया। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य, कर्नाटक राज्य बनाम शरीफ। तो इसमें क्या है? क्वीन बनाम अब्दुल्ला का। अब आ जाओ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट क्या है? निम्न वादों में से कौन सा मृतकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, जाफर बनाम उत्तर प्रदेश, रतनगौड़ बनाम बिहार राज्य। तो कौन सा है? जाफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जाफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत बालक साक्षी से संबंधित अतः सी उत्तर सही होगा। जब क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला, पकला नारायण स्वामी एम्परर, रतनगौड़ बिहार राज्य मृतकालिक कथन से, जाफर किससे? 118 के बालक साक्षी से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? सम्मिलित करना है कि मृतकालिक कथन स्टेट राजस्थान बनाम पार्थिव, भंगा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार, श्रीभारधल एम ए बनाम मेहर रेड्डी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थिव। ये मृतकालिक कथन हितबद्ध साक्षी से कौन सा संबंधित हो जाएगा? ये भग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। स्वयं स्वीकृति निशिकांत जानते हो, ये क्वेश्चन सही है। विबंध से कौन सा? बी एल श्रीधर बनाम एम एम महेर रेड्डी। ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। देखो ये भी यही कह रहा होगा। मृतकालिक कथन स्टेट ऑफ बना पार्थु, हितबंदी वाला भग्गा वाला केस हो जाएगा, स्वयं स्वीकृति निशिकांत का हो जाएगा, विबंधन बी एल श्रीधर वाला हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? हस्तलेख विशेषज्ञ की राय 47 में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए सुसंगत तथ्य पर किए गए जो मर गया मिल नहीं सकता। तो कहाँ? 32 में हो जाएगा सुसंगत। फिर नेक्स्ट आ जाओ। डांडिंग मामलों में पूर्ववर्तन अच्छा चरित्र, तो 53 में हो जाएगा। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक संस्वीकृतियां 22 में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे, धारा से संबंधित विषय वस्तु सही सम्मिलन इस प्रकार। धारा 22 में दस्तावेज अंतर्गत के बारे में मौखिक स्वीकृतियां, धारा 47 हस्तलेख के विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, धारा 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए सुसंगत तथ्य जो मर गया मिल नहीं सकता, या धारा 53 में दांडिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा चरित्र का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। जहां जलने के कारण एक मरणासन विच्छित मानसिक वाली विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वस्थ घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने ये कहा कि उसका कथन विश्वसनीय नहीं है? रविचंद्रन बनाम पंजाब राज्य, श्रीपति राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, उकाराम बनाम राजस्थान राज्य, बलदेव राज्य बनाम हिमाचल। तो रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य। रविचंद्र पंजाब राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस कथन को विश्वसनीय नहीं माना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद किससे संबंधित है? विबंधन से संबंधित है, अपराधी से, मृतकालिक कथन से, प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षण से। तो किससे? मृतकालिक कथन से संबंधित है। 32 के अनुसार क्या होता है? लिखित या मौखिक साक्ष्य सुसंगत होता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथन जो मर चुका है, मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया, जिसकी हाजिरी न्यायालय की दृष्टि में आयुक्त युक्त व्यय या विलंब के बिना उपात्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु का कारण उस संव्यवहार की किसी परिस्थितियों के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी या किया गया था कथन सुसंगत होगा। पकला नारायण बनाम एम्परर के वाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णित मृतकालिक कथन को निर्दर्शक वाद माना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। खूब पूछता है ये क्वेश्चन। मृत्यु पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला किससे संबंधित है? मृतकालिक कथन देखते ही मार देना, संस्वीकृति मत मार के आना। अब फिर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म तारीख के निर्धारण हेतु सही है? ए के मृतक पिता
द्वारा किसी मृत को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया सुसंगत तथ्य ए के मृतक पिता द्वारा किसी मृत को लिखे पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया सुसंगत तथ्य नहीं है। ए के मृतक पिता द्वारा किसी मृत को लिखा जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कहाँ से लोगे? बस इसका ये याद कर लेना, 32 के कौन से दृष्टांत ता पर आधारित है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन सा न्यायालय मृतकालिक कथन पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद में निर्णित किया गया? फेडरल कोर्ट द्वारा, प्रीवी काउंसिल, मद्रास हाई कोर्ट और किसमें? तो ये प्रीवी काउंसिल द्वारा। पकला नारायण बनाम किंग एम्परर किसमें? प्रीवी काउंसिल द्वारा। ये याद कर लेना। लॉर्ड एटिकन थे, ये भी याद कर लेना। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पे। किस न्यायालय ने पकड़ा नारायण स्वामी बनाम एम्परर? तो किसने दिया? प्रीवी काउंसिल ने दिया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? 239। एक वाद में एक साक्षी के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत वाद पत्र में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के समक्ष वापस किया गया। उस न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई तो उसकी अभिसाक्ष्य धारा 32 के अंतर्गत, धारा 33 के अंतर्गत साक्षी आ गया ना, धारा 33 धारा 6 के अंतर्गत साक्ष्य में अग्राह्य। तो जो जब साक्षी आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? 33। इसकी डिटेल पढ़ लो आप लोग। क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अनुसार? देखो पढ़ो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अनुसार प्रसंगत अभिसाक्ष्य, अरे सॉरी पेन सही नहीं चल रहा, अभिसाक्ष्य में ग्राह्य धारा के अंतर्गत किसी साक्ष्य में कथित दस्तावेजों की सत्यता और पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित किया जा सकता है यदि वह मर गया है, मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्न में से कौन सा प्रावधान या अनुमति देता है कि एक प्रकरण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य के पश्चातवर्ती कार्रवाई में सुसंगत समझा जाएगा? धारा 32, धारा 37, धारा 38, धारा 33। तो किसमें? धारा 33 में। नेक्स्ट आ जाओ। एक पूर्ववर्ती कार्रवाई में साक्षी की साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 में केवल तभी ग्राह्य होगी जब विरोधी पक्षकार को प्रथम कार्रवाई की साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार एवं अवसर था। यह कथन है सत्य है, असत्य है, अंशतः सही है। इनमें से तो क्या है? ये कथन सत्य है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। धारा 33 साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित में से किस प्रकरण में साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को सुसंगत नहीं है? जब साक्षी विदेश में रह रहा हो, जब साक्षी मर गया हो, फिर क्या है? जब साक्षी मिल नहीं सकता है, जब साक्षी कोमा में हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकारों में साक्षी द्वारा किए गए साक्ष्य सुसंगत होगा जब साक्षी की मृत्यु हो गई हो या साक्षी मिल नहीं सकता या साक्षी साक्ष्य देने में असमर्थ हो या साक्षी प्रतिपरीक्षा द्वारा रोक दिया गया हो या साक्षी की उपस्थिति अत्यंत खर्चीली हो तो न्यायालय के अनुसार युक्तियुक्त नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? धारा 33 में साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न किस मामले में साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य सुसंगत नहीं होते? जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा, जब साक्षी की मृत्यु हो गई, जब साक्षी मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है। तो इसमें कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सा अग्रनिर्णय लेखक पुस्तकों की प्रविष्टियां के सुसंगत से संबंधित? आर बनाम गोविंदा, पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, मोती सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राम, LK आडवाणी बनाम CBI। तो कौन सा है? LK आडवाणी बनाम CBI। इसको पढ़ लो। LK आडवाणी बनाम CBI के मामले में दिल्ली का निर्णय लेखक पुस्तिका के प्रविष्ट में सुसंगत माना गया। जैन हवाला डायरी केस के नाम से विख्यात यह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 34 पे जिसमें न्यायालय ने निर्णित किया डायरी किसी राजनीतिक नेता के नाम के प्रतिष्ठित साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। फिर आ जाओ
आ ने बा पर 1,000 रुपये का वाद दायर किया। उसमें अपनी लेखांकन डायरी में का को इस रकम का ऋणदाता दर्शाया। इस तरह प्रविष्टि सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। साक्ष्य में इसका कोई मूल्य नहीं, अस्वीकृति है। तो क्या है ये? सुसंगत है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।